देश भर में कोरोना लॉकडाउन 2 शुरू हो गया है और ये 30 मई तक रहेगा। इस बीच कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए अपने-अपने स्तर पर उनकी सहायता के प्रयास भी कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ कर रही है आरुषि निशंक। आरुषि निशंक ने हाल ही में कोरोना से बचाव के लिए मास्क बनाए थे, मास्क अपने हाथ से बनाए थे और लोगों को बांटे भी थे। बातचीत करेंगे आरुषि से। आरुषि, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे ख्याल आया मास्क बनाने का? ये समय जब सभी लोग परेशान हैं और बीमारी से ग्रसित हैं, बीमारी होने का डर है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि रेदर देन वी सिट एंड क्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे लोगों का मोटिवेशन कर सकते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मैं कोई दवाई वगैरह तो नहीं इसके लिए उपलब्ध करा सकती या खोज कर सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं घर बैठे मैं और मेरी स्पर्श गंगा की टीम के दिमाग में आया कि सूती कपड़े और खादी के कपड़े हम सभी के घर में मौजूद होते हैं और खादी का स्पेशली मैं कहना चाहूंगी क्योंकि एक वाटर कंजर्वेशन की बहुत बड़ी मुहिम हम लोग पहले से लेकर चले हैं। और अगर इस बात को फैक्ट को हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं जब एक नॉर्मल कपड़ा बनता है तो उसमें 55 लीटर पानी यूज होता है और खादी में सिर्फ 3 लीटर होता है। तो लोगों की जान बचाने के साथ साथ में एक मैसेज ये भी है कि पानी को भी बचाइए और ये सोचते हुए हम लोगों ने खादी के और सूती कपड़ों के मास्क बना रहे हैं। क्या कोई ट्रेनिंग ली आपने इसके लिए? फॉर्चुनेटली मुकेश जी, मैं वनस्थली विद्यापीठ की पढ़ी हुई हूँ, तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और थोड़ा बहुत खाना पकाना मुझे सिखाया गया था, तो कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं है इसमें। और जो माताएं और बहनें सिलाई मशीन जिन लोगों के पास में नहीं है, वो घर बैठे बैठे आराम से इस मास्क को जो है वो बना सकती हैं और सुई धागे से भी इस मास्क को बनाया जा सकता है। और सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। जब आज डिमांड और सप्लाई का एक बड़ा ही मुश्किल दौर चल रहा है, मास्क नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो घर में बैठ के सुई धागे से बनाइए। हम भारतीय वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी चीज की चिंता नहीं की, कम रिसोर्सेज में भी बहुत सारा काम किया है और दोबारा ये समय आ गया है सभी को याद दिलाने का। अच्छा, आरुषि निशंक जो है वो प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना भी है, पर्यावरणविद भी है, फिल्म निर्माता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है और अब मास्क मेकिंग गर्ल भी है। इतनी सारी चीजें कैसे हैंडल कर लेती हैं? मैं एक औरत हूँ, इसीलिए हैंडल कर लेती हूँ और ये बहुत बड़ा एक मैसेज है मेरी माता और बहनों के लिए भी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि औरतों में कहीं ना कहीं वर्सेटैलिटी आदमियों से थोड़ी सी ज्यादा होती है और शायद मुझे लगता है यही वजह है कि हम एक साथ बहुत सारे कामों को करने में सक्षम होते हैं। दिक्कत जरूर होती है क्योंकि बहुत सारे काम है, अलग अलग है। जैसे अभी आपने बताया, मैं कथक नृत्यांगना हूँ, मैं मूवी प्रोड्यूसर हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं एक सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो बहुत सारे अलग अलग काम हैं, पर कोशिश कर रहे हैं। एक जो मास्क है, जो कपड़े के मास्क है आरुषि, हमने देखा है कई बार लोग यूज करके उसे सड़क पर या यहाँ वहां फेंक देते हैं, जिससे जानवरों में या किसी और दूसरी चीज में वायरस फैलने का खतरा रहता है। लेकिन आपके इस मास्क में क्वालिटी ये भी है कि इसे धोकर फिर से यूज भी किया जा सकता है जी, थोड़ा बताएंगे? ये बहुत अच्छी बात आपने अभी छेड़ी है और मैं दर्शकों को यहाँ से बताना चाहूंगी कि हम जो ये समय है, ये समय सिर्फ आर्थिकी उपलब्धियों का नहीं है कि हम किस तरीके से ज्यादा इकोनॉमिक गेन को ले सकें, बल्कि जरूरत है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ में हम लोग कैसे चीजों को कर सके। और यही बात को दिमाग में रखते हुए दिस इज अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल प्रोडक्ट? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। इसका बार बार सदुपयोग हो सकता है, इसको धो के आप प्रयोग कर सकते हैं, इसकी लाइफ लॉन्ग होती है और आफ्टर यू वेस्ट इट यू डिस्चार्ज इट। तो ये कपड़ा जो है वो खादी का ऐसा बना हुआ है कि ये जो है वो प्लास्टिक की तरह लिव फॉर एवर नहीं है कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये जो है वो डिस्पोज भी आसानी से हो जाता है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से एनवायरनमेंट की भी चिंता की जा सकती है। वो जानवर जिनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, वो लोग मांस फेंक रहे हैं तो वो खा रहे हैं, उससे और ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये बातों को ध्यान में भी रखकर हमने खादी और सूती के मास्क बनाए। एक सवाल ये है कि नेताओं के बच्चों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि वो मौज मस्ती में, ताकि गाड़ी में ऐश करने, घूमने फिरने में, दोस्तों का चिल मारने में हमेशा मशगूल रहते हैं, लेकिन आरुषि इन सबसे हटके है। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जी, प्रेरणा पिताजी से ही मिली, क्योंकि
एक छोटा सा किस्सा है, बताना चाहूंगी। बिल्कुल। बहुत पहले ऐसा हुआ जब मैं कनाडा से पढ़ाई करके लौटी, तो हम लोग को जाना था मूवी, और उस समय में मेरे पिताजी जो है वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मैंने उनको बोला कि भाई हमारे मूवी टिकट्स के वीआईपी पासेस अरेंज करवा दीजिए। तो बोले अच्छा वीआईपी पासेस चाहिए? जी चाहिए। क्यों चाहिए? कहा आप मुख्यमंत्री हैं। तो बोले अच्छा मैं मुख्यमंत्री हूं तो तुम्हें वीआईपी पासेस चाहिए? तो मैंने कहा हाँ। मुख्यमंत्री कौन है? मैंने कहा जी आप। और वीआईपी पासेस किसको चाहिए? जी मुझे। कह रहे जिस दिन मुख्यमंत्री बनोगी उस दिन वीआईपी पासेस लेना। तो वो हमारे लिए दिन था, और ये बहुत बड़ी अवेकनिंग थी कि हमको जो है वो जागीर में कुछ नहीं मिला, जो भी करना है वो खुद ही से कमाना है और खुद ही आगे बढ़ना है। आप बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। आप चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से भी सम्मानित की गई हैं, और उसी क्लाइमेट को लेकर भी आप काम करती हैं। गंगा सफाई मुहिम से भी आप जुड़ी हुई हैं। सेल्फी विद माई ट्री, इसके साथ भी आपने काफी कुछ काम किया है। आपको लगता है कि कोरोना के कहर के बीच बहुत सारी नेगेटिव खबरें हैं, तो कुछ अच्छी खबरें भी सामने आई है, खास तौर पर पर्यावरण को लेकर? जी, बहुत अच्छा मुद्दा आज हम लोग बात कर रहे हैं, और बहुत जगह गंगा और यमुना की हम खूबसूरत तस्वीरों को देख सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है सोचने के लिए आज। और ये बात सोचने के लिए क्यों है, मैं बार बार बोलती हूँ, जब आपकी या हमारी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लेता है तो हम पहले उसे प्यार से समझाते हैं कि भैया ये मेरी है, प्लीज इसको खाली कर दो। लेकिन जब प्यार से बात समझ में नहीं आती तो घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो इस बार प्रकृति ने हमको वो बैलेंस समझाने के लिए, और जो उसकी जगह पे हमने कब्जा किया, उन नदियों के तट पर हमने कब्जा किया, उन जानवरों की जगह पर हमने कब्जा किया, उन जंगलों में हमने कब्जा किया जो उनकी घूमने फिरने की जगह थी। तो ये बताने के लिए प्रकृति ने एक बैलेंस स्थापित करने के लिए मुझे लगता है कि कोई ना कोई काम चलता रहता है। अभी हमने देखा इंडोनेशिया में भी एक वोल्केनो इरप्शन हुआ, उसके बाद में लगातार भूकंप की खबर भी आपने देखी, कोरोना से लगातार लाखों हजारों लोगों की मौत हो रही है। तो ये प्रकृति का तरीका है आपको, हमको और सब लोगों को समझाने का कि एक बैलेंस को हमने जो कायम नहीं किया था वो दोबारा से कायम होना चाहिए। और गंगा और यमुना का पानी देखिए आप कितना सुंदर और साफ हो गया, मुझे तो देख के बड़ी खुशी हो रही है। आपको लगता है कि जो काम सरकारें नहीं कर पाई वो काम कुदरत ने कर दिया? आप उत्तराखंड में हैं और हम दिल्ली में हैं, हमारे यहाँ यमुना नदी बहती है, सीवर जैसा पानी इस नदी का दिखता था, और कमोबेश ऐसा ही कुछ हाल गंगा नदी का भी देखने को मिलता था। आपको लगता है कि कोरोना ने कुछ चीजें अपने आप साफ कर दी है, जो सरकारें नहीं कर पा रही थी वो काम कोरोना ने किया? जी बिल्कुल, कोरोना ने साफ किया, लेकिन सरकार के माथे पर ठीकरा फोड़ना हमेशा से बहुत आसान काम रहा है। और आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आप भी बात समझते होंगे, हम लोग देख भी रहे हैं कि कोई भी चीज को साफ करना या उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना आसान काम नहीं होता। और भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सर लोगों में एक बिहेवियरल चेंज को लाना। आज हम दुबई जब जाते हैं तो वही इंडियंस जो है वो बहुत सलीके से ड्राइव कर रहे होते हैं, और वही इंडियन इंडिया में आके बड़ी रफ ड्राइविंग करता है। तो वो जो बिहेवियरल चेंज है कि आप विदेश में जाएंगे तो आप तमीज से पेश करेंगे, इंडिया में रहेंगे तो ठीक है अपना ही तो भारत है। तो ये जो बिहेवियरल चेंज की बात है, साफ सफाई से रहने की बात है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। सरकारें अपना काम कर रही हैं, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, और आपको हमको अपना अपना काम करना पड़ेगा। अच्छा, लॉकडाउन को लेकर कुछ लोग परेशान भी है, कहते हैं बहुत लंबी छुट्टियां हो गई, अब क्या किया जाए? आपसे जानना चाहेंगे आप लॉकडाउन में क्या कर रही हैं? क्या मास्क ही दिन भर बनाती हैं या कुछ और भी काम कर रही हैं? नहीं नहीं, इतना इतना मास्क मैं नहीं बना रही हूँ। और बट यस सर्टेनली स्पर्श गंगा की टीमें लगातार जो है वो मास्क बना रही हैं। 15,000 मास्क जो है हमारी प्रोसेस में, जिसमें काफी मास्क बन के बढ़ चुके हैं, और लगातार मैं और मेरी टीमें जो है वो जगह जगह जाके लोगों को राशन उपलब्ध कराना ऐसे काम भी कर रहे हैं। पर विश्वास मानिए ये समय बहुत अच्छा है। अच्छा इसीलिए है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो भाग दौड़ थी, हम भाग रहे थे, हमें पता ही नहीं है हम भाग कहाँ रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। तो ये समय हमको अपना डेस्टिनेशन सोचने समझने के लिए ये समय मिला है, और मुझे लगता है समय को बहुत खूबसूरती से इसका सदुपयोग किया जा सकता है। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन सर्कुलर इकोनॉमी राइट नाउ, और साथ साथ में मैं कथक नृत्यांगना हूँ, तो मैं कथक भी प्रैक्टिस कर पा रही हूँ। मैं घर में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं आ पा रही है अभी, तो गार्डन में कभी पानी देना हो या धनिया तोड़ के लाना हो, अच्छा लग रहा है। ये सारे काम जिंदगी में पहले नहीं किए,
कभी कभार केक बना रहे हैं, कभी पकवान बना रहे हैं, और लगातार मेरे सोशल मीडिया से, ऑल ऑफ माय फेसबुक, ट्विटर हैंडल एंड इंस्टाग्राम से हम लोग लगातार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये समय बहुत खूबसूरत है। आई एम वेरी ग्लैड। आपके फादर एचआरडी मिनिस्टर हैं, उनसे बातचीत होती होगी देश की हालात को लेकर। क्या बातें कुछ जो आप लोगों से शेयर करना चाहें? सर, देश के हालात तो हम न्यूज़पेपर से और सोशल मीडिया पे पढ़ लेते हैं खबरों में, बट सर्टेनली आई फील वेरी ग्लैड, आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि इस समय में मुझे ये समय मिला जो मैं अपने पिता का चेहरा देख पाती हूँ, क्योंकि इतने व्यस्त रहते थे वो। वो हमेशा से लोगों के लोग रहे हैं। वो किसी भी पद पे रहे हों, वो किसी भी राज्य में रहे हों, सेंटर में रहे हों, वो हमेशा से लोगों से घिरे रहे, और वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, आप जानते होंगे। उन्होंने बिल्कुल। बहुत सारी जो है किताबों को लिखा है। ऐसे में उनका समय मिल पाना मेरे लिए तो बहुत हमें कभी भी नहीं मिल पाया। तो फॉर्चुनेटली एटलीस्ट रात का डिनर आजकल हम लोग साथ करते हैं, और मुझे ये जानने का मौका मिल रहा है कि किस तरीके से भारत जो है वो बहुत नई नई चीजों को लेकर इन्वेंशन कर रहा है, नई उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। और एक जो बहुत बड़ी बात है कि जहां बहुत बड़ी महाशक्तियां चरमरा गई हैं, खत्म हो गई हैं, ऐसे में भारत और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका पूरा मंत्रिमंडल एक कोशिश कर रहा है कि भारत को उसकी स्थिति में दोबारा लाके कैसे खड़ा किया जाए। मुझे ये जानने का भी मौका उनसे मिल रहा है, और भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति को पूरी दुनिया में हम लोग और कैसे ले जा सकते हैं, मुझे उनसे गाइडेंस मैं ले पा रही हूँ। रमेश जी की आपने बात की, उनकी पुस्तकें कई देश दुनिया में चर्चित है। उसी में से एक उपन्यास पर आपने फिल्म भी बनाई थी, मेजर निराला। वो काफी पॉपुलर हुई थी, आपको उत्तराखंड अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो आपने पिताजी से पूछा कि आजकल पापा बहुत टाइम है, तो क्या कोई नई किताब लिखी है, या उनकी किसी किताब पर आप कुछ नया कुछ करने की सोच रही हो? जी हाँ, बहुत सारी किताबों पर काम चल रहा है, और बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 या 5 घंटा सोते हैं, और राजनीति में होने के बाद बड़ी मुश्किल से, और देश की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है, उसके लिए उनको आजकल समय नहीं मिल रहा था। लेकिन वो रात में जग कर थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली ऑनेस्ट ट्रैवल जो उन्होंने दुनिया में ट्रैवल किया अभी, उस पर हम लोग जो है, मैं उसकी कई बार प्रूफ रीडिंग कर लेती हूँ। और उनकी केदारनाथ की जो सच्ची कहानियां हैं, उस पे भी आजकल हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं। और बॉलीवुड के 1-2 प्रोजेक्ट, तारणी जैसे कि हमारा एक रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें बॉलीवुड के बहुत बड़े चेहरों के साथ में हम इसको अभी लॉन्च करने वाले थे, बट आजकल हमारी स्क्रिप्टिंग पे उस पे काम चल रहा है। आरुषि, एक सवाल, जिस तरह से कुछ तस्वीरें सामने आई मुंबई से और गुजरात से कि जो मजदूर तबके के लोग हैं, ये बड़े मायूस से हैं, कंफ्यूज भी हैं, और सड़कों पर जिस तरह से लोग बार बार निकले, ऐसा ही कुछ दृश्य राजधानी दिल्ली में देखने को मिला था कुछ दिनों पहले। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमें खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा। आप चूंकि सोशल वर्कर भी हैं, तो उनकी पीड़ा को आप कैसे समझती है? देखिए, ये बहुत दुखद है, और जितनी बार भी मैं वो तस्वीरों को देख रही हूँ या वो खबर पढ़ रही हूँ, तो दिल में बहुत दर्द भी हो रहा है, क्योंकि अब ये बात समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। जहां हम पूरी देश और दुनिया लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है, इसके लिए लॉकडाउन हुआ आप और हमको घर पे रहना पड़ रहा है, सभी लोगों को घर पे रहना पड़ रहा है। लेकिन जो आदमी दिहाड़ी से अपनी 4 वक्त की रोटी कमाता था, वो नहीं संभव हो पा रहा है। तो ये बहुत चैलेंजिंग फेस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है सर कि हम लोग के हाथ बंद जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये समय हमको देखने को मिल रहा है कि अमीर और गरीब सभी ऊपर की तरफ, भगवान, अल्लाह, ईश्वर की तरफ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पे विश्वास होता है कि आज भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके आगे और सारी शक्तियां जो है वो निष्फल है। जी, आप ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पीछे खबरें आ रही थी कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बड़ी चिंता की बात थी, वहां ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए थे। क्या वो सब चीजें अब थमेगी, क्योंकि लोग सड़कों पर नहीं है, इंडस्ट्री बंद है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, उसका फायदा भी मिलेगा देश को? सर्टेनली। और आई डोंट नो अभी आप कितना सुन पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको अभी मेरे घर में कोयल की आवाज भी सुनाई देगी, किसी दूसरी चिड़िया की आवाज भी सुनाई दे जाएगी। मुझे यहाँ पर गिलहरी, कबूतर, तोते सब देखने को मिल रहे हैं। आपके नोएडा में नील गायें जो है वो सड़कों पर आ गई हैं। डॉल्फिन्स इटली और मुंबई के शोर्स पे वापस आ गए। तो बार बार हम वही बात बोल रहे हैं कि प्रकृति ने अपना जो है वो बैलेंस दोबारा से बना लिया है, और ग्लोबल वार्मिंग में इसमें बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि यू कैन सी दिल्ली में
ये समय हम लोग मई में महसूस करते थे, इस बार अप्रैल की स्टार्टिंग वाज वेरी कोल्ड। आपको एसी नहीं ऑन करना पड़ा। अभी भी मुझे लगता है कि एसी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पर्यावरण पर जरूर देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल, लॉकडाउन में आप किस चीज को मिस करती हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद आप सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगे? सी आई एम अ बिग टाइम ट्रैवलर और मेरा, क्योंकि मैं कथक नृत्यांगना हूँ, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, इस चक्कर में मेरा देश और दुनिया में बहुत ट्रैवल करना होता था। तो जो सच में मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ वो है ट्रैवल करना। मुझे तो कई बार सपने भी आते हैं कि मैं फ्लाइट में हूँ। तो मैं ट्रैवल करना बहुत मिस कर रही हूँ। और रही बात कि लॉकडाउन खुलते ही मैं सबसे पहले क्या करूंगी, तो सर्टेनली आई वुड लाइक टू गो आउट और ईट इन माय फेवरेट रेस्टोरेंट। एंड दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगी, मेरी टीमें बड़ी तड़प रही कि गंगा और यमुना की सफाई के लिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो कि हमारा संडे रिचुअल है। मेरी स्पर्श गंगा की टीमें हर संडे उत्तराखंड में, दिल्ली में, बनारस में, कलकत्ता में गंगा और यमुना की सफाई के लिए निकलते थे। तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे। अब तो मुझे लगता है हमें सफाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। घर के काम भी करती हैं आप, साफ सफाई, झाड़ू पोछा? आज जी पहले नहीं किया कभी ज्यादा, पर हाँ, अभी हम लोग थोड़ा बहुत गार्डन साफ करना हो, थोड़ी बहुत सब्जियां तोड़ के लानी हो, तो थोड़ा बहुत काम अब कर रहे हैं। अच्छा भी है, कैलोरीज बर्न हो रही क्योंकि खा खूब रहे हैं, अच्छा अच्छा पका रहे हैं, खा रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों को ये भी एक मैसेज है कि अच्छा खाइए पिए, लेकिन कैलोरीज जरूर बर्न करते रहिए। तनुश्री, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सोशल कॉज जो आप करती रहती हैं देश के लिए, वो आगे भी करते रहें और भगवान से दुआ करेंगे कि देश में लॉकडाउन जल्दी खत्म हो। केंद्र सरकार, रमेश पोखरियाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ देश के लिए कर रहे हैं, देश के बाकी लोग भी उनके साथ बढ़ चढ़कर उसी तरह से हिस्सा लेते रहें। और जो आपकी टीम गंगा की सफाई के लिए काम कर रही है, वो आगे भविष्य में भी इस तरह से काम करती रहे, ताकि हमारी गंगा यमुना पहले की तरह बिल्कुल स्वच्छ आगे भविष्य में भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पंजाब केसरी ग्रुप को अपना समय दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार।